दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग, जो जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों ये अभ्यास सेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के सामान्य अध्ययन की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी खंड के साथ साथ विशेष रूप से जीआईसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नागरिक शास्त्र के लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। दोस्तों वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। तो सही उत्तर है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती हुई 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो उत्तर है दोस्तों 1985 यानी 1985 में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध 52वें संविधान संशोधन 1985 से है, जिसमें दल बदल से संबंधित अयोग्यता के प्रावधान को शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें किसी एक दल में एक साथ पूर्ण दल बदल कर, एक साथ लघु दल बदल और दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है, और इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसको रासुका कहा जाता है, दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी है? तो उत्तर है 12 महीने। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी के कारण पर्याप्त साबित हो जाते हैं तो वे व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल यानी 12 महीने तक हिरासत में रखा जाता है, और समयावधि पूरी होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही उसमें फेरबदल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन, शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा में मतदान के समय मत बराबर होने पर या टाई होने पर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 101 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60 दिन। दोस्तों अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है और सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है। लेकिन 60 दिनों की उक्त अवधि की गणना में किसी ऐसे अवधि की गणना नहीं की जाएगी
जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो सही उत्तर है 1954 में। दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम दिया गया था और लोकसभा संसद का एक अंग है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1973 में। दोस्तों, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप 1973 में संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर वर्ष 1973। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। लोकसभा का सदस्य, दोस्तों लोकसभा का सदस्य जो है ये 1/4 हो जाएगा। वयस्क मताधिकार द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराष्ट्रपति दोस्तों संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है और अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग दोस्तों मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। उसे विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, मैंने कई बार बताया है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समापन कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। आप जानते हैं विधानमंडल का कार्य दोस्तों कानूनों का निर्माण करना है। तो नियमों और कानूनों को अधिनियमित करना या कानूनों का निर्माण करना विधानमंडल का कार्य है। दोस्तों, विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कराना है। संघ राज्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र यानी उच्च न्यायालय उनका कहाँ पे है? तो देखिए, पांडिचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। लक्षद्वीप, दोस्तों लक्षद्वीप आपका देखिए किसके अधीन है? तो दोस्तों लक्षद्वीप आपका केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है और दमन और दीव ये बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है राज समिति, राजमन्नार समिति, दत्त समिति या कोठारी समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोठारी समिति। दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा फार्मूला की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर DS कोठारी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी था, इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में किया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सरकार को सौंपी। इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है देखिए मजदूर संघ, शेयर बाजार और भावी यानी फ्यूचर बाजार, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और जंगल। तो सही उत्तर है दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों ये देखिए शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों शेयर बाजार और वायदा कारोबार या फ्यूचर बाजार ये संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। अन्य सभी विषय ये समवर्ती सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की थी?
तो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रही है सरकारिया समिति। दोस्तों सरकारिया कमीशन या सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया था और सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में रिपोर्ट दी थी। यह एक 3 सदस्यीय समिति थे जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? एक पार्टी प्रभुत्व यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व किस वर्ष तक था? तो ये था वर्ष 1977। दोस्तों वर्ष 1951-52 से लेकर 1977 तक भारत में एक ही पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था और वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की जो है निर्माण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 335। दोस्तों देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव और अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों के जो है आरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का कानून बनता है? तो आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा ने पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून दोस्तों केंद्र का भी कानून कैसे बनता है? तो केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है तो ये राज्य सरकार द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून केंद्र का भी कानून बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हैदराबाद जो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और इसके द्वारा पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप जानते हैं 47। भारतीय संविधान में किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या अनुमान के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 47 सीटों का जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। इस प्रश्न को मैं स्टार कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। दोस्तों स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन इस पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे और नफीसुल हसन दूसरे और मदन मोहन वर्मा 5वें विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं, जिनका कार्यकाल 30 मार्च 2017 से वर्तमान में चल रहा है। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश के या स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? तो सही उत्तर है 1952 में, यानी 1952 में दोस्तों प्रथम परिसीमन आयोग। दूसरा परिसीमन आयोग 10 साल बाद 1962 में, और तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में। चौथा परिसीमन आयोग 2002 में किया गया था। और परिसीमन आयोग का कार्य नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में विधानसभा की सीट उतनी ही है जितनी किस अन्य राज्य में है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, और 90 सीटें ही छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। तो सही उत्तर, हरियाणा में विधानसभा की सीटें उतनी हैं जितनी कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें, उत्तराखंड में 70 और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है, और आप जान लीजिए इसमें एक ही सुमेलित है, अन्य सभी सुमेलित नहीं हैं। तो सही सुमेलित है आपका भारत की आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267 में वर्णित है। देखिए, लोक लेखा का प्रावधान दोस्तों 266(2) में है, 263 में नहीं। भारत की संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है, 268 में नहीं। और दोस्तों महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 76 में है, न कि 78 में। तो सही उत्तर, सही सुमेलित है केवल ए, भारत की आकस्मिकता निधि का जो है उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, और उसका निश्चय अंतिम होगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी चुनाव याचिका आती है तो वो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो सही उत्तर है, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, या 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा किस भाषा में? तो ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा अंग्रेजी है, और यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वो अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो सही कथन जो हैं वो ये हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो भारतीय उपराष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। तो 1 और 3 आपके सही हैं, अन्य 2 और 4 सही नहीं हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 और 3 सही हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, और वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से दोस्तों दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है, फिर भी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से इसे कहीं अन्य सुनवाई कर बैठक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये कौन से हैं दोस्तों? जस्टिस रामास्वामी। देखिए जस्टिस वी रामास्वामी ने जो हैं जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव अंततः पारित नहीं हो पाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के पेंशन जो न्यायाधीश हैं उनकी पेंशन
राज्यों के संचित निधि पर नहीं बल्कि भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो याद रखिएगा, किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। दोस्तों देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। दोस्तों याद रखने की बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन नहीं बल्कि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो उत्तर है 5 वर्ष। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्शानुसार की जाती है और न्यायाधीश पद की नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए, ये सही नहीं है। संविधान के 102वें संविधान संशोधन कानून के तहत पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा, ये आपका सही है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ों को 15% आरक्षण, ये भी सही नहीं है। 100वां जीएसटी कानून लागू करना, ये भी सही नहीं है। दोस्तों जीएसटी कानून आप जानते हैं कि ये 101वां संविधान संशोधन विधेयक है, अधिनियम है जीएसटी कानून, और इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन कानून जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, न कि 15%। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, परिवार न्यायालय 1984 सही सुमेलित है, ग्राम न्यायालय 2009 ये भी सही सुमेलित है, मोबाइल कोर्ट 2007 सही सुमेलित है, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहा जाता है 2012, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना दोस्तों पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण के लिए 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी सहयोगी पीठें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। देखिए, भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग का जो है आपको बताना है कि भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सुशासन सूचकांक का पहला संस्करण कब जारी किया था? तो सही उत्तर है 25 दिसंबर 2020 को। दोस्तों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 10 ऐसे क्षेत्रों में 50 संकेतकों पर आधारित सुशासन सूचकांक या गुड गवर्नेंस इंडेक्स विकसित किया था और इस सूचकांक को पहली बार 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला उपभोक्ता फोरम कितने मूल्य तक के मामलों की सुनवाई करता है? तो सही उत्तर है 20 लाख से कम। जिला उपभोक्ता फोरम दोस्तों 20 लाख से कम जो है ये कम तक के मामलों की शिकायत, इस मामलों की सुनवाई करता है और वर्तमान में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो सही उत्तर है जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग डीएम की संज्ञा देते हैं। डीएम दोस्तों जिला प्रशासन का मुखिया होता है, जिसको कलेक्टर या जिलाधीश या जिलाधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जिलाधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में जिलाधिकारी को समाहर्ता की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी किसके निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं? आपको बताना है। तो उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जिलाधिकारी। दोस्तों जिलाधिकारी जिले में राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वो भू राजस्व और शासन के बकाया धन की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है और यहाँ पर जो भी कर्मचारी पूछे गए हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी, ये जिलाधिकारी के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला प्रशासन के कार्य क्या होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है शांति व्यवस्था स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना, भूमि प्रशासन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी ये जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका होती है किस रूप में। देखिए, राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका कलेक्टर के रूप में राजस्व विभाग का प्रमुख, मजिस्ट्रेट के रूप में आपराधिक प्रशासन का निगरानीकर्ता, प्रशासकीय अधिकारी के रूप में राज्य सरकार का प्रतिनिधि और जिला विकास अधिकारी की भूमिका में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी निकाय कौन सी होती है। तो सही उत्तर है नगर पालिका। दोस्तों, नगर पालिका की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा किंतु 10 लाख से कम होती है। 10 लाख या उससे ज़्यादा वाले शहर को नगर निगम कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिका 1 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी या नगरीय पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरीय स्थानीय निकायों के अधीन आने वाले कुल 18 विषयों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उत्तर है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायती समिति जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका प्रवर्तन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई हैं। इसमें ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न रूप में कौन सुनिश्चित करता है। तो सही उत्तर है पंचायती राज। दोस्तों, भारत में आधारिक लोकतंत्र या तृणमूल लोकतंत्र की व्यवस्था पंचायती राज के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है और इसका मतलब ये होता है कि निचले स्तर पर लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी, ये आधारिक लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था की गई और इस संशोधन के द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ये महत्वपूर्ण है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो सही उत्तर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है।
तो सही उत्तर है आप जानते हैं हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? तो सही उत्तर है ये हैं छवि राजावत। दोस्तों राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत पहली महिला सरपंच हैं जो वर्ष 2010 में सरपंच बनी थी। उल्लेखनीय है कि छवि राजावत MBA डिग्री प्राप्त महिला प्रधान हैं, महिला सरपंच हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप जानते हैं मद्रास में। सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई थी और इसके पश्चात 1726 में नगर निगम की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में की गई थी। तो सबसे पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति 1977। इसने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायतों की जगह द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न और जो राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग है, इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 243 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन और अधीक्षण का कार्य करता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243 जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने GIC प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो GIC प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के साथ साथ दोस्तों GIC प्रवक्ता परीक्षा, नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।